ये रोल कैसे प्ले हो सकता है? मैं कुछ टेक्निकल बातें करूँगा, अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे बीच में रोक के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, हैंड रेज़ कर सकते हैं, चैट पे मैसेज भेज सकते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं? फिर अपने परिवार को हेल्दी कैसे रख सकते हैं? अपने समाज को हेल्दी कैसे रख सकते हैं? और लोगों को हेल्थ बाँटने में अपना क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? सबसे पहले हमें 2 ती 3 पॉइंट पर हम बात करेंगे। पहला पॉइंट होगा, हमें ये समझना होगा कि ये बॉडी का एनाटॉमी होता क्या है? दूसरा पॉइंट होगा, ये बॉडी में अगर कोई बीमारी आती है तो वो कैसे आती है, क्यों आती है? और तीसरा पॉइंट होगा कि बॉडी उस बीमारी से कैसे लड़ती है, हम उस बीमारी को कैसे ठीक करते हैं, हमारा रोल क्या होता है उस बीमारी को ठीक करने में, दवाइयों का क्या रोल होता है, डॉक्टर्स का क्या रोल होता है और हमारा अपना रोल क्या होता है। अगर इन 2-3 चीज़ों को जान गए आप, तो ना केवल इस पैंडेमिक के टाइम पर बल्कि आने वाले टाइम पर भी आपको मदद मिलेगी अपने आप को हेल्दी रख पाने में। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी को चलाए रखने के लिए हम जो खाना खाते हैं वो बेसिकली खाना क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका रोल क्या होता है? सबसे पहले हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी को चलाने के लिए हमें खाना चाहिए होता है। और ये जो जा सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ, उनमें से बहुत सारी चीज़ें आपने 5वीं, 6वीं, 7वीं की विज्ञान में पढ़ी हैं। ये जो खाना है, खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और न्यूट्रिएंट्स 2 तरह के होते हैं। खाने से मिलते हैं हमें न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स 2 तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी ज़्यादा मात्रा में खाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कम मात्रा में खाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में 2 चीज़ें होती हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जब ये पाँचों चीज़ें बॉडी में मिल जाती हैं, तो एक प्रोसीजर होता है और इस प्रोसीजर को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मैं बहुत सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। मेटाबॉलिज्म प्रोसीजर के दौरान क्या होता है, कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उन केमिकल रिएक्शंस में से जो मेजर रिएक्शन है वो है फैट और कार्बोहाइड्रेट स्पेशली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई सारी रिएक्शंस के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं मैं तो चीनी खाता ही नहीं हूँ। आप चीनी खाएं ना खाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, बनेगा सबको जाके अंदर ग्लूकोज ही, क्योंकि बॉडी ग्लूकोज को ही बर्न कर पाती है। ग्लूकोज बर्न होता है, ग्लूकोज के बर्न बर्न होने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये एनर्जी कहाँ चली जाती है, सेल के अंदर, और हम क्या होता हो जाते हैं, एनर्जाइज, हमें ताकत मिल जाती है, एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। आज अब सेल के अंदर हमारी एनर्जी हमारी सेल के अंदर पहुंची, हम एनर्जाइज्ड हो गई। एक सेल एक टाइम के बाद डेड हो जाती है और उसकी जगह न्यू सेल बन जाती है। ये सारा मैजिक है, अब यहां से स्टार्ट कीजिएगा चीजों को समझना। ये जो न्यू सेल बनी है, न्यू सेल से फिर न्यू टिश्यूज बनते हैं, न्यू टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से बॉडी, ऐसे बॉडी बनी हुई है हमारी। तो बेसिकली जो फंडामेंटल है वो ये है कि बॉडी बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बनी है और हर सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है और हर ऑर्गन बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना है, हर टिश्यू बहुत सारी सेल से मिलकर बना है और सेल एक टाइम के बाद मर गई है, उसकी जगह नई सेल बनती रहती है और ये सेल का मेंटेनेंस एंड न्यू सेल डेवलपमेंट ये डिपेंड करता है हमारी इन 5 चीजों के ऊपर। अगर किसी भी इंसान की बॉडी में प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन एंड मिनरल्स, ये 5 चीजों की क्वांटिटी और क्वालिटी एडुकेट अमाउंट में है, यानी जितनी हमें चाहिए उतनी क्वांटिटी में है, तो हमारी जो न्यू सेल हैं वो ऐसी बनती रहेंगी जैसी बननी चाहिए। अगर इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी उस क्वांटिटी में, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी उस तरह की नहीं है जैसी हमें चाहिए, खराब क्वालिटी है या ज्यादा क्वांटिटी है या कम क्वांटिटी है, तो जो न्यू सेल बनेंगी वो प्रॉपर नहीं बनेंगी, वो वीक सेल रह जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, सेल का जो मेंटेनेंस होना है वो नहीं हो पाएगा। सेल का जो काम है वो काम अपना नहीं कर पाएगी। सेल को जो काम करना होता है, बताएंगे अभी क्या काम करती है सेल, वो काम वो नहीं कर पाएगी। जब वो काम नहीं कर पाएगी तो हमारी बॉडी जिस तरह से रेस्पॉन्ड करनी चाहिए वैसे रेस्पॉन्ड नहीं करेगी। एक फंडामेंटल समझिए। अब दूसरी चीज समझते हैं, एक बहुत ही मैजिकल बात बोलूंगा यहाँ पे। जब एक सेल एक टाइम के बाद मर जाती है और उसकी जगह न्यू सेल बन जाती है, इसका मतलब पूरा का पूरा ऑर्गन ही नया बन जाना चाहिए। अब जब ऑर्गन नया बन गया तो उस ऑर्गन के अंदर बीमारी क्यों रह जाती है? मान लीजिए किसी का लिवर खराब है,
अब इस लिवर को जो टिश्यू से बना है, जिन सेल से बना है, वो सेल तो डेड हो गई एक टाइम के बाद, उसकी जगह तो न्यू सेल बन गई। अब जब न्यू सेल बन गई तो उस लिवर में नया बन जाना चाहिए, लेकिन वो बीमारी इस लिवर में अभी भी रहती है। किडनी में प्रॉब्लम है तो किडनी अभी भी खराब रहती है। रीजन क्या है? रीजन ये है, जो वजह उस ऑर्गन को अफेक्टेड कर रही थी, यानी जिस वजह से वो ऑर्गन अफेक्टेड होके बीमार हुआ था, वो वजह बॉडी में अभी भी मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, जिन एलिमेंट्स की जरूरत है उस ऑर्गन को बनाने के लिए, उन सेल्स को बनाने के लिए, उन टिश्यूज को बनाने के लिए, वो एलिमेंट प्रॉपर और एडुकेट अमाउंट में नहीं है, ना क्वांटिटी के मामले में ना क्वालिटी के मामले में। जब उनको वो प्रॉपर भोजन जिससे वो बनते हैं वो नहीं मिलेगा, तो वो काम नहीं होगा। जैसे एक हवेली है जो 200 साल पुरानी है, उसकी जो ईंटें हैं वो खराब हो गई हैं। अब उन खराब हुई ईंटों को किसी तकनीक के माध्यम से आप निकालते हैं, उसकी जगह एक नई ईंट फिट कर देते हैं, फिर निकालते हैं, फिर एक नई ईंट फिट कर देते हैं, तो एक दिन वो हवेली नई बन जाएगी। लेकिन जिस वजह से वो पहली वाली ईंट खराब हो रही थी, वो वजह उस हवेली में अभी भी मौजूद है, वो पानी का रिसाव अभी भी मौजूद है। आप नई ईंट लगाते हैं, उसके बाद पानी का रिसाव फिर से आता है, वो ईंट फिर से खराब हो जाती है। तो आप कितनी ईंट क्यों ना बदल लें, वो हवेली हमेशा जर्जर अवस्था में ही रहेगी। तो हमारी बिल्डिंग में, हमारी इस बॉडी की जो बिल्डिंग है, इसके अंदर जो ईंटों का काम है, हमारी बॉडी में जो ईंटों का काम है, वो काम सेल्स कर रही हैं, वो काम टिश्यूज कर रहे हैं। अब जब वो हवेली ही, जब वो सेल और वो जब नई बनी नहीं रही है, तो वो हवेली हमारी बेकार रहेगी। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हम किसी तरीके से इन 5 चीजों की क्वांटिटी और क्वालिटी को समझ जाएं और इनको प्रॉपर मात्रा में और प्रॉपर क्वालिटी की उपलब्ध करा दें बॉडी को, तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, उसको जरा हम समझते हैं कि बीमारी से लड़ने का तरीका क्या है। इसको समझ लीजिएगा, इस पे हम दोबारा से फिर से आएंगे और इस पे हम जब बात करेंगे तो आपको शायद और कुछ चीजें क्लियर होंगी, जो मैं इसे बना रहने देता हूँ, कोशिश करता हूँ बिना इसके ही हम बात करें। अब एक तरफ को हमारा ये फंडामेंटल है, दूसरी तरफ को ये फंडामेंटल क्या कहता है कि बीमारियां आती कैसे हैं, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में आके करता क्या है। आजकल एक वायरस चल रहा है बहुत ज्यादा, इसी वायरस के बारे में बात कर लेते हैं। वायरस कैसे आता है? बेसिकली कोई भी जो वायरस होता है वो मरा हुआ होता है, डेड अवस्था के वायरस होते हैं बेसिकली। इनका काम क्या है? ये क्या करते हैं, जब वायरस कहीं से भी बॉडी के अंदर एंट्री करता है, किसी भी पार्ट पर, मोस्टली वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से एंट्री कर रहा है, तो क्या करेगा वो? हमारी बॉडी की जो चर्बी है, हमारा खून है, हमारी जो बॉडी के पार्ट हैं, हमारी जो सेल हैं, उन्हीं से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। यानी उन हेल्दी सेल को, हमारे हेल्दी बैक्टीरियाज को, सबको यूटिलाइज करके अपना खाना बनाएगा और उनसे ही मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। वो नुकसान क्या करता है? इस कोविड के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जांपल से आप शायद समझ पाएंगे। कोविड का जो वायरस है ये बहुत ही छोटा है। अब ये इतना छोटा है कि ये जब एंट्री करता है कहीं के नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से या आपके हाथ और आंख के माध्यम से, तो बेसिकली ये साइनस ग्लैंड से होता हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम से होते हुए लंग्स तक जाता है। और लंग्स में क्या करेगा? लंग्स एक तरह के बैलून है, उनका काम है बाहर से ऑक्सीजन लेना, बैलूनिंग करना, पूरी बॉडी को ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सप्लाई करना। बॉडी के ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीम माने आयरन, ग्लोबिन माने ऑक्सीजन। तो आयरन, हीमोग्लोबिन का काम है। ऑक्सीजन का काम क्या है? पहले तो ऑक्सीजन का काम समझेंगे, ऑक्सीजन के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है आज, उसको भी समझते हैं। पहले ऑक्सीजन का काम है, ये जो बर्न कर रहा है खाने को, ये जो ग्लूकोज बर्न हो रहा है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के बगैर बर्न होगा ही नहीं। कोई भी चीज ऑक्सीजन के बगैर बर्न नहीं होती है। इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी की सेल्स तक पहुंचाने का काम है आयरन का, हीमोग्लोबिन का। यानी आयरन का काम है इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाना, ऑक्सीजन का काम है ग्लूकोज को एनर्जी में बर्न करना और सेल को मेंटेनेंस देना। पूरी बॉडी की सेल मेंटेन हो जाती है, मेंटेनेंस ट्रेंड हो जाती है, टोन्ड हो जाती है। और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जो आयरन के साथ जो दूसरा पार्ट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन का काम है न्यू सेल डेवलप करना और जितनी भी सेल बनती जा रही है उन सेल की मेम्ब्रेन बनाते हुए उन्हें स्ट्रेंथन देना, ताकत देना।
अब आपने जिस क्वालिटी और क्वांटिटी का प्रोटीन खाया है, आपकी न्यू सेल भी उसी तरह की बनेंगी। अगर आपने प्रोटीन प्रॉपर मात्रा का और सही तरीके से नहीं खाया तो आपकी न्यू सेल नहीं बनेंगी, और न्यू सेल नहीं बनेंगी तो क्या नुकसान होगा, जरा सेल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सेल का काम क्या है? सेल्स टिश्यूज बनाती है, टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से बॉडी बन जाती है। लेकिन कुछ सेल ऐसी होती हैं, कई तरह की सेल्स होती हैं, उनमें से कुछ सेल का काम है डिफेंस देना, जिसे कहते हैं इम्यूनिटी। आजकल आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी का मतलब है हमारी बॉडी में बाहर से कोई भी ऐसी चीज अगर एंट्री करती है जो हमारी बॉडी में नहीं है, तो WBC बेसिकली उसको रिकॉग्नाइज करती हैं और उसके अगेंस्ट उसी की जैसी पैरेलल एक सेना खड़ी कर देती हैं। वो उसे रिकॉग्नाइज करती है और उसे डिफेंस दे देती है, उसे न्यूट्रलाइज कर देती है, शांत कर देती है। वो फिर बॉडी के किसी भी पार्ट को, सिस्टम को या ऑर्गन को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। अदरवाइज वो फॉरेन जो वायरस आया है वो बॉडी के पार्ट्स को खाता जाएगा। जैसे ये कोविड लंग्स के अंदर होल कर देता है, छेद कर देता है, खत्म कर देता है, वहां इतना ज्यादा भर जाता है। पहले भरता है, उसे वैक्यूम बैलूनिंग कम हो जाती है और उसमें होल हो जाते हैं। तो फटे हुए बैलून में जैसे आप हवा नहीं भर सकते, उसी तरह से हमारे यहाँ भी हवा नहीं भर सकते। अब निमोनिया जिसे कहते हैं, लंग्स का इन्फेक्शन बेसिकली, उसके लिए फिर वेंटिलेटर क्या करता है, उस ऑक्सीजन का जो काम आपके लंग्स कर रहे थे वही काम वेंटिलेटर करता है, तो हमें फिर वेंटिलेटर पे रख दिया जाता है। ऑक्सीजन क्यों लगाई जाती है? क्योंकि हवा में सिर्फ 20% ऑक्सीजन है। तो हमारे लंग्स अभी तक क्या कर रहे थे, इस हवा से पूरी एयर जो अंदर जाती थी उसमें से ऑक्सीजन पार्ट को रोक के बॉडी भेज देते थे, बाकी की चीजों को CO2 नाइट्रोजन जो भी थी उनको बाहर फेंक रहे थे। तो अब हमारे लंग्स सक्षम नहीं है उस ऑक्सीजन को बॉडी को भेजकर बाकी की जो गैसेस हैं उनको बाहर फेंक पाए। तो ये काम फिर हम डायरेक्टली ऑक्सीजन दे देते हैं, तो सीधी की सीधी ऑक्सीजन जाती है, तो वो लंग्स का काम बहुत आसान हो जाता है। तब तक दवाइयों के माध्यम से उन लंग्स को ठीक कर लिया जाता है। अगर लंग्स फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो वेंटिलेटर के माध्यम से ऑक्सीजन फेंकी भी अंदर वेंटिलेटर से जाती है। वेंटिलेटर एक मशीन है जो लंग्स का काम कर रही है, जो ऑक्सीजन को फेंक रही है और बॉडी से बाहर निकाल रही है उस कार्बन डाइऑक्साइड को और अन्य गैसों को। ये काम वेंटिलेटर कर रहा है। अब भगवान ने देखिए आज ऑक्सीजन की वैल्यू, वेंटिलेटर की और लंग्स की वैल्यू और ऑक्सीजन की वैल्यू आज समझ में आ गई है हमें जरा से एक वायरस की वजह से। अगर हम चाहें तो कभी भी हमें ये वायरस हमारे किसी भी हमले में कामयाब नहीं होगा। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को कोविड अटैक होता है और वो थोड़े दिनों में ठीक हो जाते हैं, दवाइयां भी खाते हैं, कई लोग दवाइयां भी नहीं खाते हैं। कई लोगों को कोविड अटैक होता है, वो खूब दवाइयां खा लेते हैं, वो फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो कोविड एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं बस, बाकी कोई भी वायरस का तरीका यही होता है। क्यों एक आदमी को प्रॉब्लम हो रही है, क्यों एक को नहीं हो रही है? इसे और ज्यादा सरल शब्दों में समझेंगे। एक हॉल के अंदर अगर 100 लोग बैठे हुए हैं और एक आदमी को फ्लू है यानी जुकाम है, वो जुकाम भी एक वायरस की वजह से ही होता है। कभी शुरुआत में जुकाम भी ऐसे ही, जैसे आज कोविड हो रहा है, ऐसे जुकाम भी ऐसे ही रहा होगा कभी, उसकी वजह से भी शायद कभी ना कभी इतनी सारी डेथ हुई होंगी, आई डोंट नो, बट वो भी ऐसे ही वायरस रहा होगा। अभी बॉडी ने क्या किया, बॉडी रेजिस्टेंस बढ़ गई है उस जुकाम के अगेंस्ट में, वो समझ गई है बॉडी। आज भी बहुत सारे लोगों को जुकाम के बाद ट्यूबरक्लोसिस और लंग्स के इन्फेक्शन और निमोनिया हो जाते हैं, आज भी कुछ लोगों की डेथ होती है, लेकिन वो रेशियो बहुत कम है। आने वाले समय में इस वायरस के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, इसके साथ भी चीजें होंगी, कुछ और नए वायरस आएंगे, फिर बॉडी उनसे ही फाइट करेगी। बेसिकली वायरस हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। समझने वाली बात यह है, पहले वायरस इतना नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाते थे, आज ये वायरस इतना नुकसान क्यों पहुंचा पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा साइंस के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा स्पिरिचुअली समझाने की भी कोशिश करूंगा। अगर किसी के क्वेश्चन हो तो वो मेरे को बाद में रोक सकता है। 2-3 कारण हैं जिनको अभी आज हम समझेंगे, पहले क्या था और आज क्या है। पहला कारण, पहले जो खान पान था वो और आज का जो खान पान है उसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया है। पहले जो विचार की जो फ्रीक्वेंसी थी, वो जो लिविंग स्टैंडर्ड्स थे, वो पीस ऑफ माइंड था, वो थॉट जो चलते थे ब्रेन के अंदर, वो उनकी स्पीड, उनकी सब कुछ बदल गया है। तो जब सब कुछ बदल गया है तो हमारी बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है, जो वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाने की जो ताकत है, वो बहुत कमजोर हो गई है। उसकी 2-3 वजह है। पहली वजह, जैसा प्रोटीन, जैसा फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स चाहिए था बॉडी को, वो नहीं मिल रहा है। सन 2000 के बाद इतना ज्यादा केमिकल इन्वॉल्व हो गया है हमारे खाने में, हमारे हवा में, पानी में, फलों में, हर चीज में केमिकल इन्वॉल्व हो गया है। इवन 1980 से शुरुआत हो गई थी इसकी, जब हरित क्रांति का
इजाद किया गया, जब केमिकल फर्टिलाइजर्स जमीन के अंदर डालना शुरू किए गए, जब बहुत ज्यादा केमिकल इन्वॉल्व हुए, बहुत ज्यादा फैक्ट्रियों का चलन आया, फैक्ट्रियों का केमिकल्स जमीन के अंदर डाला गया, बहुत सारा केमिकल्स जमीन में फसलों में डाला गया, तो वो केमिकल फसलों के, फलों के, सब्जियों के माध्यम से, पानी के माध्यम से हमारी बॉडी में गया, और हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह से जो साइकिल था एक सेल के बनने के बाद मर के नई सेल बनने का, वो साइकिल टूट गया। तो जैसा क्वांटिटी और जैसी क्वालिटी चाहिए थी वो हमें नहीं मिल रही है। इसकी वजह से हमारी बॉडी उस तरह की यानी प्रॉपर सेना नहीं बना पा रही है जो उस वायरस को आइडेंटिफाई करे, रिकॉग्नाइज करे और उसके अगेंस्ट में एक पैरेलल सेना खड़ी कर दे, जिसे कहते हैं एंटीबॉडीज। यानी बॉडी की एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता कम हो गई है, इसी को कहते हैं इम्यूनिटी वीक हो जाना। उस क्षमता के वीक होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान। दूसरा कारण एक और एग्जांपल से समझेंगे। अभी 1984 में जो ऑर्बिट है पृथ्वी का ऑर्बिट 6 डायमेंशन पे था, 6 पॉइंट समथिंग फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस थी पृथ्वी की। तो उस वाइब्रेशन पे जो लोग रह रहे थे उनकी वो वाइब्रेशन वही थी, और वायरस की जो वाइब्रेशन होती थी वो मोर और लेस उसके इक्विवेलेंट होती थी, और जो लोग थे वो सब नॉर्मली लाइफ को फ्लाई ढंग से जी रहे थे। लेकिन अभी 1984 के बाद पृथ्वी का जो डायमेंशन है वो 7th डायमेंशन पे चला गया था, ऑर्बिट चेंज हुआ था। और उसके बाद के पैदा हुए बच्चों का फ्रीक्वेंसी देखो, उसके बाद के पैदा हुए जो बच्चे हैं उनका आईक्यू देखो, बहुत चेंज आया है। उसके बाद 2012 में अर्थ का जो डायमेंशन है, ऑर्बिट डायमेंशन, वो फिर से बदला और वो 8th डायमेंशन में चली गई। राइट नाउ अर्थ का जो फ्रीक्वेंसी है वो 7.84 यानी अप्रोक्स 8 के आसपास है, और ये जो वायरस है, कोविड वायरस बेसिकली, या कोई भी वायरस जो होता है, इनका फ्रीक्वेंसी 5 के आसपास होता है। अब ये बहुत ज्यादा अफेक्टेड किनको कर रहा है? जो इस अर्थ पे रहने वाले जो भी जीव हैं, हम और आप सभी। अगर हमारा माइंड, बॉडी और सोल तीनों का फ्रीक्वेंसी पृथ्वी के फ्रीक्वेंसी के बराबर है, 8 फ्रीक्वेंसी यानी 8 फेरन जो वाइब्रेशंस हैं, 8 फेरन 8000 वाइब्रेशंस पर सेकंड होती हैं वो, अगर वो पृथ्वी के बराबर हैं तो हमें वो अफेक्टेड नहीं करेगा, और अगर नहीं है तो वो अफेक्टेड कर जाएगा। दैट इज ए स्पिरिचुअल पॉइंट। अब इसको हम ज्यादा आज बात नहीं करेंगे, इसकी बात हम कभी करेंगे कि अपनी वाइब्रेशंस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, हल्का सा बात कर लेते हैं उसके बारे में भी। एक्चुअली वाइब्रेशन आपकी एक और एक साइंस समझिएगा। हमारी जो बॉडी है वो बनी हुई है बहुत सारे ऑर्गन से, हमारे ऑर्गन बने हुए हैं टिश्यूज से, टिश्यूज बने हैं सेल से, सेल्स भी तो किसी चीज से बनी है ना। सेल्स को भी जब 3 पार्टों में देखते हैं तो वो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन इज ए एनर्जी, सो इलेक्ट्रॉन इज ए फाइनल पार्ट। सो अगर हम देखें इस बॉडी का फाइनल पार्ट, तो फाइनल पार्ट इज नॉट ए सेल, फाइनल पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी। एंड एनर्जी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। तो वो जो आपकी फाइनल जो बॉडी की सेल की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिसाइड होगी आपकी जो सेल की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, कितनी वाइब्रेशंस वहां पे हो रही हैं। अब ये जो वाइब्रेशंस है ये क्या डिसाइड करेंगी? एक बॉडी में हमारे अंदर 70 अरब कोशिकाएं होती हैं, और एक कोशिका की जो मेमोरी है वो 8 जीबी की होती है। तो आप समझिए आपकी बॉडी कितनी पावरफुल है, कितना बड़ा यंत्र भगवान ने ये बना दिया है। अब 8 जीबी की मेमोरी तो है, पता नहीं कितनी सारी चीजें उसके अंदर डिपॉजिट हो रही हैं, हर एक सेल का अपना एक ब्रेन भी होता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है उस सेल की जो फाइनल पार्ट है इलेक्ट्रॉन, उसमें वाइब्रेशंस कितनी है। ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में तो एक रिसर्च हुआ था आज से करीब 8-7 साल पहले, 10 साल हो गए उसको। उस रिसर्च में कहा गया था कि किसी भी ऑर्गन में जब बीमारी आती है तो बीमारी आने से पहले उस ऑर्गन की वाइब्रेशंस डाउन आती हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशंस आ जाती हैं। और जब लोअर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशंस आती हैं तो वो उन सारी सेम फ्रीक्वेंसी की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मान लीजिए मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, मेरे लंग्स की वाइब्रेशन 6 है, और इस कोविड वायरस की वाइब्रेशन 5 और 6 के बीच में है, तो ये अट्रैक्ट करेगा उसको बाय डिफॉल्ट। कहीं ना कहीं से वो स्थिति बन जाएगी और वो मेरे पास आएगा। मेरे लंग्स की और मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो सेल हैं उनकी वाइब्रेशंस 8 है, अर्थ के इक्विवेलेंट है, और इस वायरस की 5 है, तो ये मुझे संपर्क में ही नहीं आएगा, मुझे मिलेगा ही नहीं।
अगर आया भी तो आके चला जाएगा, मेरी बॉडी फटाक से इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी और इसे डिफेंस दे देगी और मैं फिट हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब सवाल ये आता है इन वाइब्रेशंस को बढ़ाया कैसे जाए। ये तो बॉडी की वाइब्रेशंस हो गई, आपके विचारों की भी वाइब्रेशन होती है, हमारे शब्दों की भी वाइब्रेशन होती है। मैं जिस इंटेंसिटी के साथ बोल रहा हूं, मैं ये जो बातें बोल रहा हूं वो सिर्फ पढ़ी हुई बातें, रटी हुई बातें आपको बोल दूं तो आप पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप सुनेंगे, आप प्रभावित हो सकते हैं इन बातों से, लेकिन इंस्पायर नहीं होंगे। इन्फ्लुएंस में और इंस्पिरेशन में क्या अंतर है? इन्फ्लुएंस नेगेटिव होता है, टेम्परेरी होता है, जो एक टाइम बाउंडेड होता है, लेकिन इंस्पिरेशन परमानेंट होती है। इंस्पिरेशन आप तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आप इंटेंसिटी के साथ बोल रहे हैं, आप इंटीग्रल थॉट के साथ बोल रहे हैं, आप वह बोल रहे हैं जो कर भी रहे हैं। मैं इन बातों को जब बोल रहा हूं तो मैं फील कर पा रहा हूं, मेरी सेल्स फील कर पा रही हैं उसको, राइट? सो अगर आपके विचार की फ्रीक्वेंसी आपकी होल बॉडी की जो सेल है, मान लीजिए 70 अरब कोशिकाएं आपके अंदर हैं, तो सारी कोशिकाओं की एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। हर फ्रीक्वेंसी को, यानी 70 अरब कोशिकाओं की फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिया जाए और डिवाइडेड बाई 70 अरब कर दिया जाए तो एक फाइनल फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी, वही आपकी सोल फ्रीक्वेंसी है। तो जो आप बोलते हैं वो एक दिन आपका विचार बन जाता है। आप जो बोलते हैं और वही थॉट भी है सेम, और वही आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी है, फाइनल फ्रीक्वेंसी, सोल फ्रीक्वेंसी। तो कहा जाएगा कि आपकी माइंड, बॉडी और सोल एक ही फ्रीक्वेंसी पर है, और वो फ्रीक्वेंसी अगर 8 है तो कोई भी वायरस आपको छू भी नहीं पाएगा। ये बहुत सारे वायरस आने वाले थे, इसीलिए पृथ्वी का डायमेंशन बाय डिफॉल्ट ऑर्बिट चेंज हुआ और अपर लेवल पे चला गया। तो जो लोग अपने आप को उच्च विचारों के साथ, उच्च कर्मों के साथ हायर डायमेंशन पर अपने आप को बढ़ाते रहेंगे, उनको ये बीमारियां तो छोड़ो, उनके आसपास नेगेटिव और निम्न विचारों के लोग भी नहीं आएंगे। जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बदमाश प्रवृत्ति के लोग होते हैं, गलत लोग होते हैं, वो आपके संपर्क में ही नहीं आएंगे, क्योंकि आपका ऑर्बिट और उनका ऑर्बिट दोनों का अलग अलग है, आपकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो वो रास्ता ही अलग अलग है। आप एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, वो नीचे वाले रास्ते पे चल रहे हैं। तो एक्सप्रेस वे पे चलने के लिए आपको बड़ा टोल भी पे करना पड़ता है। बड़ा टोल क्या है, वो आज हम आपसे बात करने वाले हैं। सो वो अपन अपनी सेल्स की फ्रीक्वेंसी को, विचारों की फ्रीक्वेंसी को और इन सारी फ्रीक्वेंसी को कैसे उच्च लेवल पर लेके जा सकते हैं। और ये जो 5 चीजें हैं हमें कहाँ से मिलती हैं? वो मिलती है हमें खाने से। तो जो फाइनल जो चीज है वो ये है कि अगर हम किसी भी तरह से अपने खाने को, अपने विचारों को, अपने कर्मों को और अपने शब्दों को हायर डायमेंशन पर रख सकते हैं, तो हमारी बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों की फ्रीक्वेंसी हायर डायमेंशन पर रखते हुए हम दुनिया की हर बीमारी से, हर प्रॉब्लम से, हर नेगेटिव व्यक्ति से, विचारों से, स्थितियों से, सिचुएशन से लड़ सकते हैं बिना लड़े। क्योंकि भगवान ने बॉडी को लड़ने के लिए बनाया ही नहीं है। अगर लड़ने के लिए बनाया होता तो बॉडी में सिस्टम होता कि वायरस आया है उसे मारो। मारने का काम बॉडी का है ही नहीं। बॉडी का काम है उसके सिमिलर एक सेना खड़ी कर दो जिससे कहते हैं एंटीबॉडीज, वो डिफेंस हो जाएगा। दवाई का काम क्या है? दवाई सिर्फ मारना जानती है। दवाई का काम है उस वायरस को आइडेंटिफाई करना और उसको मार देना। उसे मारने के दौरान बहुत सारी हेल्दी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के मरते हैं, हेल्दी सेल भी हमारी बॉडी की मरती है, हमारा नुकसान भी होता है, लेकिन वो मजबूरी है उस टाइम पर, और कोई तरीका नहीं है। आप तुरंत की तुरंत अपने विचार, अपने कर्म, अपने शब्द, अपना खाना पीना बढ़िया करके अपनी एंटीबॉडीज को इतनी जल्दी नहीं बना लेंगे। उसमें एक टाइम लगता है। एक कोशिका 120 दिन बाद मरती है, उसकी जगह नई कोशिका बनती है। तो हजारों लाखों कोशिकाएं रोज मरती हैं, रोज नई बनती हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो आज और अभी से शुरुआत कर देंगे आप, तो आपको बहुत जल्दी वो रिस्पॉन्ड आना शुरू हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप ये सब करके अपने आप को हायर लेवल पर हेल्दी बना सकते हैं। अब बात आती है खाने की। तो जो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये कितने चाहिए रोज और कहां से मिलेंगे? जरा हम खाने पीने की बात करें तो प्रोटीन 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट डेली चाहिए होता है पर पर्सन, एडल्ट को। 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चिल्ड्रंस को, दूध पिलाने वाली मां को। 1.75 ग्राम स्पोर्ट्स पर्सन को। यानी आपके अंदर अगर लगभग 50 किलो वजन है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 70 किलो वजन है तो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। आप दूध पिलाने वाली माँ है या प्रेग्नेंट लेडी है या स्पोर्ट्स पर्सन है तो अपने वजन का 1.5 गुना, यानी आप में 50 किलो वजन है तो आपको 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन साहब मिलता कितना है और कहां से मिलता है?
वेजिटेरियन लोगों के पास प्रोटीन मिलता है दालों से, मोस्टली दूध से। नॉन वेजिटेरियन लोगों को चिकन, मटन या जो भी अंडे या जो भी खाते हैं उनसे। तो प्रोटीन तो वहां से ज्यादा मिलता है, लेकिन वहां से कोलेस्ट्रॉल भी साथ में आ जाता है, वहां से बीमारियां भी साथ में आ रही होती हैं। हालांकि स्पिरिचुअली देखेंगे तो जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स से जो प्रोटीन हमें मिल रहा है वो जीवित प्रोटीन नहीं है, वो एक हाई क्वालिटी हाई डोज प्रोटीन तो है, प्रोटीन ज्यादा है उसमें नो डाउट, बट वो डेड सेल्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लोअर है। जब उस चिकन को या उस बकरी को या बकरे को, जिसको भी या मटन जो भी है, उसको मारा जाता है, तो उस टाइम पर उसके अंदर डर है, उसके अंदर कुंठा है, उसके अंदर नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। जब वो मार दिया जाता है तो वो डर और कुंठा के विचार जो फ्रीक्वेंसी उस सेल के अंदर जा चुकी है, और वही फ्रीक्वेंसी हमारे खाने के माध्यम से हमारी बॉडी में आती है, और वो हमारी बॉडी में आके हमारी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक लोअर फ्रीक्वेंसी फूड, लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जी आपकी बॉडी में आके हायर फ्रीक्वेंसी सेल कैसे बना सकती है? एक कुंठित डरे हुए वाइब्रेशंस की जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में आके अच्छी क्वालिटी सेल कैसे बना सकती है? फलों से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, या दूध या दाल या इनसे जो प्रोटीन मिल रहा है वो लाइव प्रोटीन है, वो हाई फ्रीक्वेंसी प्रोटीन है। तो हाई फ्रीक्वेंसी प्रोटीन जब आप खाएंगे तो हो सकता है उसकी क्वांटिटी कम हो सकता है उसकी अमीनो एसिड चेन कम हो, लेकिन वो हाई क्वालिटी बॉडी सेल बनाएगा जो आपको एंटीबॉडीज डिफेंस देने में सपोर्ट करेगा। अभी मैं न्यूज देख रहा था कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग थे उनको कोविड अटैक ज्यादा हुआ, और वो सर्वाइव रेशियो भी उनका कम था इन कंपैरिजन ऑफ वेजिटेरियन पीपल। सो मैं किसी को कंडेम्ड नहीं कर रहा हूं कि आप नॉन वेज खाइए या वेज खाइए, दिस इज योर चॉइस। मैं आपको एक साइंटिफिक रीजन बताने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने अभी तक सीखा है, राइट? सो आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। आप अगर 100 ग्राम दाल रोज खाते हैं तो आपको लगभग 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम दाल तो भैया पूरे घर वालों के लिए बनती है, जिसमें से हमारे हिस्से में तो 30 ग्राम दाल आती है। दाल मतलब बनने के बाद पानी सहित दाल नहीं, दाल की बात कर रहा हूँ जो दाना है। तो हमारे घर के लिए 200 ग्राम दाल बनती है, 4 से 6 लोग खाना खाते हैं, हमारे हिस्से में 50 ग्राम दाल आती है। 50 ग्राम दाल में देखेंगे तो 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा हमें। अगर हम एक चपाती खाएंगे तो एक चपाती में 2 ग्राम प्रोटीन है, 8 चपाती पूरे दिन में खाएंगे तो 16 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 1 लीटर दूध भी पी लेंगे हम तो 1 लीटर दूध में 8 से 10 ग्राम प्रोटीन है। तो टोटल 30 से 40 ग्राम प्रोटीन एक दिन में एक आदमी खा रहा है। एवरी डे उसे 30 से 40 ग्राम प्रोटीन का लॉस हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, जो न्यू सेल बननी चाहिए वो प्रॉपर नहीं बनेंगी, अर्ली बुढ़ापा आएगा, बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे, झुर्रियां आ जाएंगी, दिखाई देना जल्दी कम हो जाएगा। यानी जो जो साइड इफेक्ट 50 साल पे होने चाहिए वो 40 साल पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन मिलना चाहिए वो हमें मिला ही नहीं। प्रोटीन का काम क्या है? सेल बनने के दौरान जो मेन काम है, दीवार, घर के अंदर जो दीवार का काम है वो प्रोटीन का काम है। प्रोटीन हमें नहीं मिल रहा प्रॉपर, तो ये एक नुकसान हो रहा है। दूसरा जो नुकसान होता है प्रोटीन का वो भी समझिएगा। प्रोटीन बेसिकली एमिनो एसिड से बनता है, और एमिनो एसिड टोटल 22 होते हैं जो खाने पीने में लिए जाते हैं, जिसमें से 9 एसेंशियल होते हैं और 13 नॉन एसेंशियल होते हैं। ये जब 9 एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों मिल जाते हैं तो 100% डाइजेस्टिव और करोड़ों प्रकार के प्रोटीन्स बनते हैं। हर ऑर्गन की अलग प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप ये पूरे प्रोटीन्स बॉडी को दे देते हैं तो हर ऑर्गन अपने हिसाब से अपना प्रोटीन लेके अपने और अपनी नई सेल्स बना लेता है। इसे ऐसे समझेंगे जैसे इंग्लिश अल्फाबेट के 26 वर्ड होते हैं, उन 26 में से 5 वोवेल्स होते हैं। 5 वोवेल्स को एसेंशियल वोवेल्स वर्ड्स कहा जाता है। वो 5 मिलके करोड़ों वर्ड्स बना देते हैं, पूरी एक डिक्शनरी भर जाती है। लेकिन अगर उन 5 में से 2 निकाल दिए जाएं तो बहुत सारे वर्ड्स नहीं बनेंगे। 4 निकाल दिए जाएं तो बहुत सारे नहीं बनेंगे, और 5 निकाल दिए जाएं तो शायद एक पेज रह जाएगा पूरी डिक्शनरी का, डिक्शनरी ही खत्म हो जाएगी। अगर 5 के 5 हटा दिए जाएं तो शायद 2 4 6 10 20 वर्ड बन जाते हो तो पता नहीं, अदरवाइज तो ऑलमोस्ट वर्ड्स नहीं बनेंगे। इसी तरह से ये 9 एसेंशियल एमिनो एसिड अगर पूरे के पूरे हटा दिए जाएं तो कोई भी प्रोटीन बॉडी में नहीं बनेगा। अनफॉर्चुनेटली वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन किसी भी सोर्स से हमें ये 9 के 9 एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड एक साथ नहीं मिलते। इसकी वजह से एवरेज जो देखा गया है वो 3 से 4 एमिनो एसिड हमें मिल जाते हैं,
तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स जाते हैं वो 36% ही डाइजेस्ट होते हैं। जितना हम प्रोटीन्स यानी अमीनो एसिड्स खाते हैं उसका 36% बॉडी को जाके डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप समझिए ऑलरेडी हम 50% प्रोटीन खा रहे थे, जितना भी खा रहे थे उसका 36% ही बॉडी डाइजेस्ट कर पा रही है। इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो गया है। हमारी बॉडी वायरस को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रही है, हमारी सेल सक्षम है ही नहीं, हमारी सेना सक्षम नहीं है। आपने देखा होगा 40 साल के बाद डॉक्टर मना कर देते हैं कि भैया प्रोटीन मत खाना। क्यों मना कर देते हैं वो? क्योंकि उन्हें पता है ऑलरेडी बॉडी वो जो प्रोटीन जितना खा रहे थे उसका आधा मिल रहा था, और जो जितना भी मिल रहा था उसका 36% ही डाइजेस्ट हो रहा था। रेस्ट ऑफ प्रोटीन जो अनडाइजेस्टेड था वो आपके लिवर पे, आपकी किडनी पे एक्स्ट्रा प्रेशर बनाएगा, क्योंकि वो डाइजेस्ट तो हुआ नहीं, तो बॉडी को बाहर फेंकना पड़ेगा। अब 40 साल 45 साल ऑलरेडी किडनी को काम करते हुए हो गया है, ऑलरेडी लिवर को काम करते हुए हो गया है, तो वो जो एंजाइम सीक्रेशन है, जो जितना जैसा उस प्रोटीन को तोड़ने के लिए जो मूलभूत चीजों की जरूरत है वो बॉडी में है नहीं, प्रॉपर प्रोटीन अमीनो एसिड मिल नहीं रहे हैं। तो उसके साइड इफेक्ट हो जाए, वो जॉइंट्स में चला जाए, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाए और प्रॉब्लम हो जाए, इससे बेटर है कि इनका प्रोटीन थोड़ा सा कम करा दो, वही एक इलाज है। लेकिन आज हम आपको बात करेंगे कि आप खूब प्रोटीन खाइए, आपका प्रोटीन 100% डाइजेस्टिव होगा। सो यहाँ पे दो सवाल उठते हैं कि अगर 50% क्वांटिटी हमें मिल रही है तो बाकी का 50% कहाँ से आएगा? इसके लिए हम लेते हैं सप्लीमेंट की मदद। एग्जाम में जब कॉपी भर जाती है तो क्या लेते हैं? सप्लीमेंट्री कॉपी। तो यहाँ पे भी हम सप्लीमेंट की मदद लेते हैं, और देयर आर सो मेनी कंपनीज इन द मार्केट जो सप्लीमेंट्स दे रही हैं, ये प्रोटीन, वो प्रोटीन, दूध प्रोटीन, ये प्रोटीन। और अनफॉर्चुनेटली हमें ये पता ही नहीं है कि वो जो कह रहे हैं उसमें हम समझ ही नहीं पाते। एक बार एक ट्रेन के अंदर मैं बैठा हुआ था और एक बंदा बाहर से समोसे बेच रहा था, और वो जोर से आवाज लगाता, इतना तेज बोलता था कि समझ में नहीं आता था, और वो कहता था ले लो समोसे, ले लो गरम समोसे, सड़े गले समोसे, ले लो समोसे, गरम समोसे, सड़े गले समोसे। वो जो सड़े और गले वर्ड था वो हम समझ ही नहीं पा रहे थे, और वो खटाखट बेचता जा रहा था। समोसा लिया मेरे सामने वाले ने, वो देखा तो वो खराब समोसा था, वो फेंक दिया, लेकिन जब वो लौट के आया तो मैंने उसको पकड़ लिया। मैं, क्यों भाई ये तू सड़ा हुआ समोसा बेच के आया, तुझे शर्म नहीं आती? ये अभी तेरे को बंद कराते हैं। तो बोलता है साहब मैं तो कह के बेच रहा हूँ। मैं, तूने कब बोला? बोला मैं तो बोल रहा था ले लो गरम करारे सड़े गले समोसे ले लो, और सड़े गले को वो जल्दी बोल रहा था। इसी तरह से टीवी पर ऐड में भी लोग बोल जाते हैं और हम समझ ही नहीं पाते। हमारे को बोला जाता है दूध का प्रोटीन, पूष्ट या जो भी नाम आता है उसके साथ बोलते हैं दूध का प्रोटीन। आपको मालूम कैसे बनता है? मिल्क पाउडर से। कह तो रहा है वो दूध का प्रोटीन। तो जो प्रोटीन पाउडर्स मार्केट में आते हैं, उन आज की डेट में हजारों कंपनियां हैं जो इस तरीके से प्रोटीन बना के देती हैं। उसमें क्या होता है? सिर्फ मिल्क पाउडर होता है और चॉकलेट पाउडर होता है, दो चीज होती हैं। और 200 ग्राम के डिब्बे की कॉस्ट आती है 15 से 16 रुपए, क्योंकि उसमें मिल्क पाउडर है जिससे दूध बनता है और चॉकलेट पाउडर है। और वो कह तो रहा है दूध की प्रोटीन, दूध का प्रोटीन यानी दूध से मिलने वाले प्रोटीन की शक्ति इसमें है। अनफॉर्चुनेटली वो जो प्रोटीन आपको मिल रहे हैं 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, वो तो आप खाने पीने से ऑलरेडी ले ही रहे हो। तो वो जो क्वांटिटी है वो तो आपने ऐड कर दी बाहर से सप्लीमेंट के रूप में, लेकिन क्वालिटी तो ऐड की ही नहीं। इससे बढ़िया होता कि आप अपना खान पान थोड़ा सा ठीक कर देते, आपको समझ लेते और खान पान थोड़ा ठीक कर देते, सारी दालों को मिक्स करके खा लेते। इससे बढ़िया तो आप अनाज की क्वालिटी अच्छी कर देते, अपने घर से पिसवा के लाते, बढ़िया अनाज पिसवाते, कई अलग अलग तरह के मल्टीग्रेन्स खाते, शायद उससे बढ़िया हो जाता उसकी बजाय। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सप्लीमेंट तो लेना पड़ेगा, ये तो क्लियर है, नंबर 1। लेकिन सप्लीमेंट कैसे लें, किसका लें? वह सप्लीमेंट लें जिसके अंदर 9 एसेंशियल एमिनो एसिड हो, क्योंकि 13 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड तो हम ऑलरेडी खा रहे हैं। तो ये ना केवल खुद 100% डाइजेस्ट होंगे, बल्कि अनडाइजेस्टिव अमीनो एसिड जो पड़े हैं उनको भी डाइजेस्ट करेंगे। तो ये बॉडी में सपोर्ट करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, नई सेल बनाने में हेल्प करेंगे। ये 9 के 9 एसेंशियल एसिड हो, लिखे हुए हो, तो प्रोटीन की क्वांटिटी और क्वालिटी पूरी कर लेंगे आप। फैट, फैट दो तरह का होता है, खराब फैट और बढ़िया फैट। पहले तो फैट खूब खाते थे लोग, हमारे तो दादाजी नानाजी सब लोग दूध घी खाते थे और बहुत अच्छे से 90 साल 80 साल ऐसे लोग जी के गए और बढ़िया जी के गए। लेकिन आज घी को क्यों खराब बताया जा रहा है? हार्ट अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक्चुअली हमें दो चीजें समझनी होंगी, एक होता है खराब फैट, एक होता है बढ़िया फैट। इसे हम समझ सकते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 से।
ओमेगा 6 खराब फैट है, ओमेगा 3 अच्छा फैट है। इनका रेशियो होता है 1:5 to 10, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक भाग ये खा रहे हैं तो ये 5 से 10 भाग खा सकते हैं। आज की डेट में हम 50 to 100 भाग ये खा रहे हैं और ये भाग ये खा रहे हैं। तो ये जब बढ़ जाएगा तो बॉडी के अंदर बैलेंस बिगड़ जाएगा, एलडीएल बढ़ जाएगा, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा, बेली फैट बढ़ जाएगा, एंड आपकी आर्टरीज को मूव करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आर्टरीज के अंदर जो जो जगह है ब्लड को मूव करने के लिए, जो एक जगह जितनी चाहिए वो कम हो जाएगी, उसके अंदर वो एलडीएल जमा हो जाएगा। उसकी वजह से हार्ट पे प्रेशर आएगा। हार्ट के चारों तरफ जो विसरल फैट होता है, जो ऑर्गन के आसपास रहता है, वो ऑर्गन्स को प्रॉपर काम नहीं करने देता। वो फैट बढ़ जाएगा तो ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं करेंगे, तो डायबिटीज और इस तरह की प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे किडनी, आईज और ये सब खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करें, ओमेगा 6 जितना कम हो सकता है उतना कम कर दें, ओमेगा 3 जितना हो सकता है उतना बढ़ा दें। क्या कर सकते हैं उसके लिए, रिफाइंड वर्ड घर में से हटा दें। 4 जहर हैं आपके घर में, जितना कम कर सकते हैं उतना कम कर दें। 4 सफेद जहर हैं जो आपके किचन में पाए जाते हैं। नमक, सफेद नमक, रिफाइंड, मैदा और चीनी, ये 4 ऐसे जहर हैं। चीनी और नमक 2 ऐसी चीजें जिनके बगैर काम चलता नहीं है। जितना कम कर सकते उतना कम कर दें, और रिफाइंड और मैदा 0 कर दें। रिफाइंड को अगर आप बनते हुए देख लेंगे ना, आप कभी नहीं खाएंगे। और कई लोग तो राइस ब्रान खाते हैं। राइस ब्रान, व्हाट डू यू मीन? राइस दलहन है या तिलहन है? दलहन है, तो दलहन में से तेल कैसे निकलेगा? तेल होता ही नहीं है उसके अंदर। सो आप सरसों का तेल सबसे बढ़िया तेल होता है, और उसे हाई टेम्परेचर पर ना पकाएं, उसके अंदर फ्री रेडिकल अटैक बन जाते हैं जो आपकी कोशिकाओं को खराब करते हैं। तो ठंडे तेल के अंदर बनाएं और स्लो गैस पर खाना बनाएं हमेशा। रिफाइंड को घर से बिल्कुल हटा दें। आप घर देसी घी खा सकते हैं, सरसों का तेल खा सकते हैं, एज वेल एज ओमेगा 3 के लिए वेजिटेरियन कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है। नॉन वेजिटेरियन सोर्स में ओमेगा 3 सबसे अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, जिसे सोलमन फिश कहते हैं, और उस फिश को अंटार्कटिका ओशियन में बर्फ के नीचे पाई जाती है। एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें नॉन वेजिटेरियन सोर्स से लेना मजबूरी है, अदरवाइज सारी चीज हमारी वेजिटेरियन उसमें मिल जाती है। अंटार्कटिका ओशियन में बर्फ के नीचे रहती है, वहां पे रहने वाले लोगों के बाल हमेशा काले रहते हैं, हार्ट अटैक कभी नहीं होता, वो एकदम फिट रहते हैं। तो वो फिश जब टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं तो ओमेगा 3 छोड़ देती है। उस ओमेगा 3 को कलेक्ट करके सॉफ्ट जेल्स में डाल के आपको दे दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने हार्ट को, अपने ब्रेन को, अपने ऑर्गन्स के आसपास के फैट को बैलेंस करके फैट को बढ़ने से रोक सकते हैं, और अपने सारे ऑर्गन्स को सुचारू रूप से काम कराने में सपोर्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। अगेन नीड होती है सप्लीमेंट की, तो ओमेगा 3 आप सप्लीमेंट के रूप में लेके अपने इन फैट बैलेंस को बैलेंस कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको चक्की से पिसा हुआ आटा खाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें चोकर होना चाहिए, और ताजा आटा खाने की कोशिश करें। पैकेजिंग के जो आटे होते हैं उनके चोकर हटा दिए जाते हैं। वो चोकर हटने की वजह से उसके अंदर वो फाइबर और वो अमीनो एसिड्स नहीं रहते जो हमारे उस खाने को ही पचाने में सपोर्ट करते हैं। तो कोशिश करें चक्की से पिसा हुआ आटा ही लें। अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो सप्लीमेंट के रूप में फाइबर भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सैलेड खाएं, कच्चे भोजन, पत्तियां, फूल, कच्चे वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, जिससे इसके कार्बोहाइड्रेट की भी पूर्ति हो जाती है। विटामिन एंड मिनरल्स की बात करूं तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, 13 विटामिन और 11 मिनरल्स की जरूरत होती है हमें डेली, जिनमें कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन तो हर 3 घंटे पे लेना जरूरी होता है, क्योंकि बॉडी से बाहर हो जाते हैं। ये विटामिन और मिनरल्स करते क्या है? एक मिनरल के बारे में मैंने अभी आपको बताया, आयरन के बारे में। टोटल बॉडी में 4 ग्राम आयरन होता है। वो अपने उसका 80% आयरन तो ब्लड में ही रहता है। आयरन का काम है ऑक्सीजन को अपने ऊपर लोड करना और पूरी बॉडी को जाके आयरन सप्लाई करना। जब आयरन सप्लाई पूरी बॉडी को जाके ऑक्सीजन सप्लाई करना, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाएगा, एनर्जी को बर्न करेगा, एनर्जी सेल में जाएगी, हम एनर्जाइज्ड हो जाएंगे, डेड सेल्स हो जाएंगे, उनकी जगह नई सेल बनाने में हेल्प करेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे ही हीमोग्लोबिन कम होता है, इस कोविड के टाइम पर जितनी डेथ हुई है, देखा यह गया है कि उनका हीमोग्लोबिन 13 से कम था। 13 से ऊपर अगर आपका हीमोग्लोबिन है तो आप सरवाइव कर जाएंगे इजीली, आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लंग्स में अगर ऑक्सीजन आ भी गया है और आपका हीमोग्लोबिन कम है तो वो ऑक्सीजन बॉडी तक पहुंच ही नहीं रहा। एक तो आ ही कम रहा है, पहुंच भी कम रहा है, प्रोटीन भी नहीं है, डाइट बंद हो गई है, प्रोटीन नहीं मिल रही है, नई सेल बन नहीं रही है, पुरानी सेल मर रही है,
पुरानी सेल भी उस वायरस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी, एंटीबॉडीज नहीं बना पा रही थी, तो ना एंटीबॉडीज बनेंगी और वो वायरस अपने हमले में कामयाब होता रहेगा और वो ऑर्गन को खराब करता रहेगा और डेथ हो जाएगी। उसका इलाज क्या है? एक्सेसिव अमाउंट में प्रोटीन देना होगा, हाई क्वालिटी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोटीन देना होगा, सारे के सारे विटामिन मिनरल्स देने होंगे, आयरन प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। कैल्शियम का काम क्या है? कैल्शियम ब्लड के अंदर होता है, हड्डियों के अंदर होता है, वो हार्ट को पंप करने में हेल्प करता है, उसके बहुत सारे रोल होते हैं, जितनी केमिकल रिएक्शंस होती है उनमें मैग्नीशियम का रोल होता है, हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। इसी तरह से जिंक का भी रोल है, जिंक का भी रोल वही है जो आयरन का रोल है, दोनों मिलके करते हैं उस काम को। बहुत सारे विटामिन है, विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, आज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लूंगा विटामिन सी के ऊपर। विटामिन सी का पार्ट क्या है? विटामिन सी करता क्या है? ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो हर 3 घंटे बाद बॉडी से बाहर निकल जाएगा। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? अगर इसका हम एटम देखें तो इसके एटम में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके जो विटामिन सी का जो एटम है उसके अंदर ये 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एक फ्री रेडिकल की तरह से काम कर रहा है, ये अनबैलेंस है। लेकिन सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर जब ऑक्सीजन का एटम देखा जाता है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और विटामिन सी का जब ऑक्सीजन का एटम देखा जाएगा तो उसमें 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये एक हेल्दी सेल है। यूटिलाइजेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का जब यूटिलाइजेशन होता है मतलब वो आयरन को लेके बॉडी में जाता है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन यूज हो जाता है। यूज होने के बाद इसके पास जो जो स्थिति बनती है वो 7 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और ये एक फ्री रेडिकल है, यानी एक पागलों की भांति काम करता है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन चोरी करने की कोशिश करता है और हेल्दी सेल से ये इलेक्ट्रॉन चुराता है। चुराने के दौरान ये भी फ्री रेडिकल बन गया, ये भी फ्री रेडिकल बन गया। जैसे मंदिर के बाहर बहुत सारी चप्पलें उतरी हुई हैं और वहां पर एक चप्पल को पहली को कोई डॉगी उठा ले गया है, अगला आदमी आता है, वो अंदाजे से दोनों चप्पल पहन के चला जाता है, सारे लोग अंदाजे से चप्पल पहन के चले जाते हैं। घर जब पहुंचेंगे तो सारे के सारे लोगों की चप्पल गलत मिलेंगी क्योंकि एक चप्पल खोई थी बस। इसी तरह से इसने यहाँ से चोरी तो कर ली लेकिन वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जरूरी नहीं फिट बैठे, तो ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है, ये दोनों फ्री रेडिकल बन जाते हैं। गुर्जर साहब अभी हैंडल करेंगे, आपका क्वेश्चन है तो होगा क्या? विटामिन सी का स्टोर भगवान ने बना के दिया बॉडी में मौजूद। भगवान को पता था कि बंदा ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेने से ऑक्सीजन का एटम इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होगा, यूटिलाइज होने के दौरान ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो इसे डोनेट कर देता है। जैसे ही इसे डोनेट करेगा ये भी बैलेंस्ड हो जाएगा, ये भी बैलेंस्ड हो जाएगा, ये भी बैलेंस्ड हो जाएगा। अब विटामिन सी क्या करता है? हर घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद बॉडी से बाहर निकल जाएगा पसीने के द्वारा, टॉयलेट के द्वारा। अब इस टाइम पर विटामिन सी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब बाहर से एक वायरस आया तो सेल उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना रही है। एंटीबॉडीज बनाने के लिए इसकी स्पीड बढ़ गई है, WBC बढ़ गई है। वो जब बढ़ी है तो जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी, ऑक्सीजन का काम बढ़ा तो फ्री रेडिकल बनने की स्पीड भी बढ़ गई है। तो विटामिन सी उसको अपना इलेक्ट्रॉन फटाफट फटाफट डोनेट करे, इसके लिए बॉडी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में राउंड द क्लॉक होनी चाहिए। अब जो हम विटामिन सी मार्केट की दवाई के रूप में खाते हैं वो काम कैसे करती है? बॉडी एक बार में 40 mg विटामिन सी को ही एक्सेप्ट करेगी, तो हर घंटे पर 40 mg विटामिन सी चाहिए बॉडी को। हम 500 mg एक साथ खा लेते हैं, ये क्या करता है? ये ऐसे जाता है, स्पाइक बनाता है और फिर ऐसे आ जाता है। तो इस दौरान बहुत तेजी से इसने दिया, जिन जिन सेल्स को फ्री रेडिकल के अटैक हुए उनको एंटीऑक्सीडेंट दे दिया इसने, लेकिन जब नहीं है तो इसके बाद वो अटैक अपने हमले में कामयाब रहेगा। तो क्या आप हर घंटे पे 40 mg खाएंगे? नहीं। हमारा नेचुरल सी अभी तक जो आता था न्यूट्रीलाइट का, वो आता था 40 mg विटामिन सी। कोविड की वजह से इमीडिएटली उसको 400 mg विटामिन सी किया गया, प्लस एक स्पेशल कोटिंग की गई कि वो हर घंटे पर 40 mg रिलीज करेगा, बस 40 mg रिलीज करेगा। जब जितनी जरूरत बॉडी को होगी उतनी जरूरत मिलती रहेगी, वो स्पाइक नहीं देगा। कई बार ये स्पाइक विटामिन सी का जो एस्कॉर्बिक एसिड जो मार्केट से लिया जाता है वो ही सेल को फाड़ देता है, क्योंकि एक्सेसिव डोज मिली, सेल 40 mg को स्टोर कर पा रही थी, उसने सेल के न्यूक्लियस को फाड़ दिया, उसकी वजह से बहुत सारी डेथ हुई थी।
तो आपको नेचुरल विटामिन सी चाहिए। या तो आप नींबू, ऑरेंज, आंवला, इनके माध्यम से नेचुरल विटामिन सी लें हर घंटे पर, या एक ऐसा सप्लीमेंट लें जो आपको सस्टेन्ड रिलीज दे रहा हो, जो हर घंटे पे एक्सटेंड रिलीज दे रहा हो, जो रिलीज को एक्सटेंड कर रहा हो और हर घंटे पे देता जा रहा हो। तो ऐसा विटामिन सी अगर आपको मिलेगा तो आप ना केवल सेल को मेंटेन कर पाएंगे, एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प कर पाएंगे, जो WBC जो काम कर रहे हैं उसको फास्ट कर देंगे। तो आप लड़ने में भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप बॉडी को फिट रखने में भी हेल्प कर रहे हैं, तो आप फाइट भी इजीली कर पाएंगे। इसी तरह से बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हैं जिनके ये रोल हैं। तो अगर आप पूरे विटामिन मिनरल्स लेना चाहते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स से, तो कम से कम 10 अलग अलग तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको एक बार में खाने होंगे, जिनके डिफरेंट कलर्स हों। क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, वो जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ना खा सकते हैं, ना डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सप्लीमेंट के रूप में जाते हैं, और सप्लीमेंट हमारे सिंथेटिक होने की वजह से हमें नुकसान भी कर जाते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जिनके साथ एसोसिएट हैं, हल्का सा उनके बारे में बता देते हैं। जरूरी नहीं है आप उनकी सेवाएं लें, वो अगर चाहते हैं तो आप उनकी सेवाएं ले सकते हैं। कॉर्पोरेशन का नाम है न्यूट्रीलाइट कॉर्पोरेशन, मार्केटेड बाय एमवे। इनका काम क्या है? इनके पास 6000 एकड़ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग है। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग, 100% नेचुरल तरीके से खेती करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और ये, अब यहाँ वाइब्रेशंस की बात करेंगे। इन प्लांट्स के अंदर कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं किया जाता, कोई भी दवा का, स्प्रे का, पेस्टिसाइड का, हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इवन नो फ्लाइंग जोन में वो फार्म्स हैं जहां पे ओके प्लेन तक नहीं जाते, इनका धुआं या इस तरह की चीजें आ जाएं। ट्रैक्टर तक नहीं जाते, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जाते हैं। केंचुए से खेती की जुताई की जाती है। इजिप्ट से मंगाए हुए इतने मोटे बड़े केंचुए होते हैं जो हर एक फीट पे छोड़ दिए जाते हैं, जो जमीन को 10 फीट तक, 10 मीटर तक पोली कर देते हैं। वहां पे प्लांटेशन की जाती है, टोटल मॉनिटरिंग कंप्यूटर से की जाती है। अगर किसी प्लांट का ग्रोथ प्रॉपर नहीं है तो उसको हटा दिया जाता है, उसकी जगह नया प्लांट लगाया जाता है। सुबह के 5 बजे सूरज की पहली किरण के साथ प्लांट को अलग किया जाता है, और 1 घंटे के अंदर अंदर उसका फाइबर, उसका पानी, उसका प्रोडक्ट अलग अलग कर दिया जाता है, जिससे उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम ना हो जाए। एंड पूरे के पूरे प्लांट को कंसंट्रेट करके उसके फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी निकाल लिए जाते हैं, और ये सब कुछ फॉर्मूला पेटेंटेड है। इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, दुनिया में कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी प्लांट, हाई फ्रीक्वेंसी प्रोसेस, हाई फ्रीक्वेंसी थॉट, या ध्यान ये रखा जाता है कि लोगों को बीमार ना होने दिया जाए। और दवाइयों में क्या होता है? लोग बीमार हों तो दवाई बिके। तो हम दवाई नहीं बनाते, हम सप्लीमेंट बनाते हैं। हम हेल्दी लोगों के लिए काम करते हैं। तो हमारा जो थॉट है वो क्या है? लोग हेल्दी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी कोई भी बीमार ना हो, सब कुछ सुखी रहें। तो उसके लिए सप्लीमेंटेशन काम करते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी थॉट, हाई फ्रीक्वेंसी एक्शन, हाई फ्रीक्वेंसी फूड, हाई फ्रीक्वेंसी प्लांट्स के द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी सप्लीमेंट आपको उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जहां से ये सब करके आप ये सब इस्तेमाल करके आप अपने प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, अपनी बॉडी की एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता को बरकरार बनाते हुए, आप ना केवल अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, बल्कि अपनी आने वाली जनरेशन तक को हेल्दी और वेल्दी बनाने में सपोर्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। हमारे बीच में हमारे एक लीडर हैं अनीता जी, जो आपको बताएंगे विटामिन मिनरल्स के एक प्रोडक्ट के एग्जांपल्स, कि वो कैसे काम करता है। उसको थोड़ा डिफाइन करूंगा मैं। अनीता जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, न्यूट्रीलाइट डेली जो एक टैबलेट है जिसके ऊपर 1450 क्वालिटी टेस्ट हुए हैं, वो अकेली एक टैबलेट आपको विटामिन सी, विटामिन डी, ए, बी, सी, बी कॉम्प्लेक्स, मिनरल्स, आयरन सब कुछ उपलब्ध कराती है। एक हेल्दी आदमी को हेल्दी रखने के लिए एक सफिशिएंट सप्लीमेंट है विटामिन मिनरल्स का। यानी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मिल जाते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। कितना पावरफुल है, एक डेमो के द्वारा हम यहाँ पे देखेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता जी से, सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अनीता जी, अनीता प्रजापति जी, जो हमें बताएंगी इसके बारे में कि हम कैसे ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, और उसके बाद हम उसके बारे में थोड़ा डिफाइन करेंगे। सो ओवर टू अनीता जी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
अनीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही सर बिल्कुल। अभी आ रही है? अभी आ गई, अभी आई, यस। अनीता जी ओके एक सर, स्पोर्ट्स ओके पर्सन है, अनीता ओके। जी एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एक स्पोर्ट्स कोच हैं, और बहुत सारे लोगों को स्पोर्ट्स के माध्यम से सपोर्ट कर रही हैं, नेशन को सपोर्ट कर रही हैं, और इस प्रोडक्ट्स के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे लोगों का स्टेमिना और बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल डेमोस्ट्रेशन के द्वारा बताएं कि प्रोडक्ट कैसे सपोर्टिव है, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन हम आपसे करेंगे। सो ओवर टू अनीता जी। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम अनीता है एंड जैसा कि सर ने बताया तो मैं उस प्रोडक्ट को आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये किस तरीके से हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर। जस्ट वेट, ये ग्लास है और जैसा कि सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर पानी होता है। तो मैं थोड़ा सा पानी लेती हूँ एंड और ये हमारा डेली टैबलेट है जिसमें कि सारे विटामिन एंड मिनरल्स है, जो कि जितने भी चीजें सर ने बताई वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। ओनली 1 टैबलेट में अवेलेबल है और जो कि पर डे 1 टैबलेट लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करके रखा हुआ है एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से वर्क करता है। इसको मैंने तोड़ लिया है, बस थोड़ा सा इसको प्रेस करती हूँ मैं, देन आई विल एक्सप्लेन। ये हमारी बॉडी है, सपोज ये हमारी बॉडी है। इसके हम ये टैबलेट्स लेते हैं, मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए हमने, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, ये है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि जब भी हम कोई भी खाना खा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उसके साथ साथ केमिकल्स जा रहे हैं हमारी बॉडी में। तो फिर क्या होता है वहां पे, मैं ये बीटाडीन है लाइक केमिकल। तो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ कि ये बीटाडीन केमिकल की तरह हमारी बॉडी जाता है, हमारी बॉडी जाता है। तो ये क्या हो जाता है, कलर। और ये चावल है थोड़ा सा, जो कि मैं दिखाना चाहूंगी, जो ये चावल है ये सेल्स की तरह वर्क करता है। अब क्या हो रहा है कि जब मैं इसमें सेल्स डाल, ये हमारा जो चावल है, मैंने इसमें चावल डाला तो आई थिंक अगर आपको दिख रहा होगा तो, कैसे कि आई थिंक नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा निकाल के दिखाती हूँ कि जैसे हम दिख रहा है सर। सर ये मैं चावल दिखा रही हूँ कि इसका कलर ब्लैक क्या है। जब भी हमारी बॉडी में केमिकल जाता है तो हमारे सेल्स ऐसी हो जाती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट अब जैसे हमारी बॉडी में ये टैबलेट है तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये केमिकल देखिए गायब हो रहा है, क्लीन हो गया। आई थिंक आपको क्लीन दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये केमिकल ही गायब हो गया है ना। केमिकल यहाँ पे गायब हो रहा है। भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर इस जगह पे आप अगर और भी कुछ खाते हैं लाइक केमिकल, हर टाइम कुछ ना कुछ केमिकल से हमारी बॉडी में जा रहा है। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आजकल हमारी बॉडी में कुछ भी केमिकल नहीं जा रहा है, हम सारी चीजें ऑर्गेनिक ले रहे हैं या फिर जो भी है। अब क्या हो रहा है, अब देखो कि आपके सामने ये एकदम क्लीन हो गया है, वो जो केमिकल था वो गायब हो गया। अब क्या हो रहा है, अगर आपने एक टैबलेट ले लिया पर डे, अगर आपने एक टैबलेट ले लिया और उसके बाद अगर कोई भी केमिकल जा रहा है, अभी देखते हैं कि अगर मैं इसके अलावा फिर से केमिकल इसमें डालती हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये फिर से इसको क्लीन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसका नेचर है, ये इस तरीके से बनाया गया है जो कि केमिकल को पूरी तरह से हटा देगा। करेक्ट, वेल डन अनीता जी। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। थैंक यू सो मच अनीता जी। बेसिकली इन्होंने दूसरा जो किया हुआ है, इसमें अगर आप बीटाडिन डालेंगी तो इसमें भी कोई असर नहीं होगा। ये बीटाडिन करता क्या है, बीटाडिन बेसिकली, सर डाल के दिखाओ। हाँ डाल सकते हैं आप, दूसरे ग्लास में आप बीटाडिन डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। ये दूसरा वाला ग्लास है जो उन्होंने पहले उसमें डेली डाल दिया था, इसमें बीटाडिन डालेंगे
तो वो एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे एंटीऑक्सीडेंट ऑलरेडी मौजूद है। ये बीटाडिन एक फ्री रेडिकल की तरह से काम करेगा। पानी हमारी बॉडी में 80% पानी होता है। चावल को हमने एक एग्जाम्पल सिंबल लिया है सेल का, अगर उस पर बीटाडिन को हमने एग्जाम्पल सिंबल लिया है फ्री रेडिकल अटैक का। फ्री रेडिकल अटैक मतलब एक ऐसा, ये बीटाडिन करता क्या है? बीटाडिन आप देखते हैं, आप घाव पे लगाते हैं दवाई के रूप में, तो कोई भी घाव ठीक बीटाडिन से नहीं होता। घाव तो बॉडी अपने आप ठीक करती है। बीटाडिन क्या करता है? बीटाडिन उस घाव के ऊपर जो न्यू सेल्स हैं, जो जीवित टिश्यूज हैं, उनको मार देता है। यानी बीटाडिन का काम क्या है? मारना। कैसे? फ्री रेडिकल अटैक्स उनको डेड कर देता है वहां पे फटाफट से। क्यों मारा जाता है? क्योंकि अगर वो घाव खुला रह गया तो वहां पे बैक्टीरिया लग जाएगा, वो बैक्टीरिया मार देगा, फिर बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएगा। इसलिए उस घाव की उस सतह को डेड कर दिया जाता है, उस सेल को और उन टिश्यूज को डेड कर दिया जाता है बीटाडिन से। इसी तरह हमने बीटाडिन का पॉविडिन आयोडीन का एग्जांपल लिया है। पानी यानी बॉडी के अंदर लिक्विड, चावल यानी सेल, उसके ऊपर बीटाडिन डाला, उसने चावल के चारों तरफ एक फ्री रेडिकल अटैक किया और उसको ब्लैक कर दिया, पानी पूरा ब्लैक हो गया। जैसे हमने डेली डाला, उसमें विटामिन सी है, उसमें विटामिन ए है, उसमें विटामिन के है, उसमें विटामिन ई है, जो सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट है। उन्होंने क्या किया, फटाफट से वहां पे जो फ्री रेडिकल अटैक हुआ था, उनको अपना, उस पानी के अंदर O2 था, ऑक्सीजन था, तो उस ऑक्सीजन के जो एटम था उसके अंदर फ्री रेडिकल अटैक बढ़ गया। उसके ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यूटिलाइज हुए, वहां पे उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। डोनेट करते क्या हुआ, वो सारा फ्री रेडिकल अटैक डैमेज हो गया, वो बैलेंस हो गया, और पानी का कलर ही सही नहीं हुआ, बल्कि वो चावल भी दोबारा से सफेद हो गए। अब दोबारा से हमने उसको फ्री रेडिकल अटैक करके देखा, तो भी वो हमला तुरंत की तुरंत डिफेंस हो गया। यानी अगर आपकी बॉडी में वो विटामिन और मिनरल्स हैं, अवेलेबल हैं, तो वो तुरंत की तुरंत डिफेंस दे देगा। यही मैकेनिज्म होता है एंटीऑक्सीडेंट का, फ्री रेडिकल का। तो विटामिन सी इज एंटीऑक्सीडेंट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर आल्सो एंटीऑक्सीडेंट। सो न्यूट्रीलाइट डेली, प्रोटीन पाउडर, न्यूट्री और ओमेगा 3, ये तीन चीजें अगर आप अपनी डाइट में ऐड कर देते हैं, PDO, P फॉर प्रोटीन, D फॉर डेली, O फॉर ओमेगा, तो आप हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को OPD से दूर रख सकते हैं। OPD यानी जो आप डेली डॉक्टर पे जाके दिखा सकते हैं। एंड इस कोविड के टाइम पर अगर आपको और प्रोटेक्शन बढ़ाना है, तो डेली प्रोटीन ओमेगा के साथ साथ आपको विटामिन सी अपनी डाइट में बढ़ा देना चाहिए। वसाका एक प्रोडक्ट है जो स्पेशली वसाका, सुरासा, मुलेठी, उसके अंदर 3 अडुकी, मुलेठी एंड तुलसी, 3 प्रोडक्ट हैं जो लंग्स, रेस्पिरेटरी और साइनस तीनों को स्ट्रेंथन देते हैं। तीनों के चारों तरफ एक फ्री एंटीऑक्सीडेंट का कवच बना देते हैं, जो किसी भी वायरस के हमले को डिफेंस दे देते हैं। तुलसी ऑल्सो एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपकी ओवरऑल बॉडी को इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, एंटीबॉडीज बनाने की स्पीड को बढ़ा देता है। तो तुलसी, वसाका, विटामिन सी, डेली, प्रोटीन, ओमेगा, 6 मेजर प्रोडक्ट हैं जो आपको इस पेंडेमिक के टाइम पर आपको और आपके परिवार को हेल्दी रखेंगे। अगर किसी को वो अटैक हो गया है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक भी बढ़ा देना होगा, और ये 6 प्रोडक्ट तो आपको लेने होंगे। ट्रिपल गार्ड एक्नेशिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, जो लंग्स, रेस्पिरेटरी और नेजल तीनों के इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, फास्ट एक्शन करता है, तुरंत के तुरंत फ्री रेडिकल अटैक को रोक देता है, हमले को नाकामयाब कर देता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल है बॉडी को फिट रखने का और किसी भी बीमारी से लड़ने का। तो आप चाहें तो ये चीजें आपकी मदद कर सकती हैं। किसी का कोई भी सवाल है तो वो हमसे पूछ सकता है। एंड आपके बहुत सारे जिन्होंने आज आपको इन्वाइट किया है, उनके साथ आप बात कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये जो नॉलेज है, इसको और डिटेल में आप चाहते हैं, तो ये हमारा एक चैनल है प्रकाश वीर लाइफ कोच के नाम से, उस चैनल पर जाकर हेल्थ सेशन के नाम से आप इनको फाइंड आउट करके यहाँ पे भी ढूंढ सकते हैं। सो इन सब चीजों का फायदा उठा के आप अपने आप को और अपने परिवार को हेल्दी और वेल्दी बना सकते हैं, और अपने नेशन को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम आज की मीटिंग समाप्त करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट।